नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रोजेक्ट फुल फ्लेज में स्टार्ट हो चुका है और हमने कुछ कोड भी देखने स्टार्ट कर दिए हैं। हमने कोड को पुल करना सीख लिया अभी तक। हमने टेबल में मतलब बेसिकली हमारा डेटा कैसा दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि S3 क्लाइंट की क्यों ज़रूरत है और किस तरीके से हम मॉड्यूलर कोड को लिखते हैं ताकि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकें। ठीक है, तो क्लास और फंक्शन की चीज़ें थोड़ी बहुत समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल को अपने पाइथन के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम ये भी चेक करेंगे कि पिछली बार अगर हमारा प्रोसेस चला था तो सही से चला था या कुछ बीच में फेल हो गया था, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोसेस बार बार रन होता है प्रोडक्शन में, ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमारा पिछला प्रोसेस फेल तो नहीं हो गया था। मतलब एक तो फेल होने पे नोटिफिकेशन जाता है, उसके बाद हम लॉग में भी अपना रख लेते हैं कि पिछला प्रोसेस आपका फेल हुआ था। रीज़न हमें नहीं पता होता उस समय, लेकिन इतना पता होता है कि पिछला प्रोसेस फेल हुआ था। ठीक है, तो आज हम वही इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि जैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पिछला प्रोसेस फेल हुआ था, उसके बाद हम कुछ नोटिफिकेशन भेजेंगे। इस प्रोजेक्ट में हमने नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, लेकिन मतलब हम ये अपने लॉग्स में इसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहीं पे सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आज का एजेंडा लिखा है, वही सेम चीज़ कि S3 क्लाइंट कैसे क्यों ज़रूरत है। उसके बाद एक और चीज़ कि लॉगर फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर स्टेजिंग टेबल कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पे हमारा एसक्यूएल का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है और कैसे उसको रन करना है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम कनेक्शन भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे। ये लास्ट कोड हमने यहाँ तक रन कर लिया था, ये आप लोग को पता होगा कि हमने लिस्ट कर ली थी बकेट को। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो हमारा रन होगा। ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमने प्रिंट कर रखा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लिस्ट ऑफ बकेट। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ बकेट में आपको दिख रहा होगा कि ऐसे डेटा दिया हुआ है, आगे तक देखो इतना सारा। ठीक है, तो अगर ये बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट या लिस्ट फॉर्मेट में रहता है, तो मैं इसको अगर देखना चाहूँ अच्छे से तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा क्रोम को और यहाँ पे देखूँगा जेसन व्यूअर। ठीक है, जेसन व्यूअर के अंदर हम ये फर्स्ट वाला ओपन करेंगे। मोस्टली हमें जेसन में रिस्पॉन्स आता है। ये जेसन नहीं लग रहा है, ये लिस्ट लग रहा है। जेसन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका नेम दे दिया और ये किस डेट को क्रिएट हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन है। डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये अपना पाइथन का ये है लाइब्रेरी है। ठीक है, वहाँ से ये हमें बता रहा है कि कब आपका क्रिएट हुआ था। और यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है TZUTC, मतलब कि ये UTC टाइम जोन में क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तब हम S3 क्लाइंट तो बताए थे कि कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन S3 क्लाइंट पे जब कंट्रोल प्रेस करके देखो, हम कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, इसके ऊपर होवर ओवर करेंगे तो ये हमें पॉइंट कर देगा कि हमारा कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास का चीज़ सिखा देते हैं और थोड़ा सा फंक्शन का सिखा देते हैं कि क्लास के अंदर जब फंक्शंस होती है तो कैसे काम करती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें ये क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्लास है, तो क्लास में के अंदर देखो ये यहाँ पे एक इनिट फंक्शन लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझा दे रहे बस। इनिट फंक्शन क्या कहता है कि इनिशियलाइज करता है क्लास को। तो क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ लगेगा, AWS एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, अब यहाँ पे ये नन बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, लेकिन नन हमें नहीं रखना है, हमें अपने वैल्यू को पास करना है। और ये सेल्फ कीवर्ड जो होता है वो इसके क्लास के लिए होता है, सेल्फ से इसको रेफरेंस कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, S3 क्लाइंट प्रोवाइडर, ये क्लास नेम सेम होगा, यहाँ से ये मैच करेगा। ठीक है, तो जब हम उसके क्लास को ऑब्जेक्ट, उसके क्लास का ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ लगेगी, एक लगेगी AWS एक्सेस की और सीक्रेट की। तो यहाँ से देखो ये एक्सेस की जाता है इसके पास और यहाँ से ये सीक्रेट की जाता है इसके पास। ठीक है, जैसे ही ये सारी चीज़ें पहुँच जाती है तो अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये वाला जब वैल्यू कहाँ से आया, ये वैल्यू हमारा यहाँ से उठ के आया। ठीक है, अब ये वैल्यू को असाइन किया जा रहा है एक वेरिएबल में। ठीक है, इस वाले वेरिएबल में, इस वाले वेरिएबल में इसको असाइन किया जा रहा है और ये वाले वैल्यू को इस वाले
वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। वेरिएबल का नाम ये हो रहा है और वैल्यू जो असाइन हो रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर सेशन एक हमने ये बना लिया, वेरिएबल बना लिया, ये भी वेरिएबल है। और यहाँ पे देखो बोटो 3, ये बोटो 3 कहाँ से आया है, बोटो 3 आया है या सॉरी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं लगा हुआ है, सॉरी इंपोर्ट वाला कोड कॉपी नहीं किया, तो इंपोर्ट से आ रहा है। और उसके अंदर बोटो 3 के अंदर ये हमारा सेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर ये 2 इनपुट लेता है और ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, अब ये जो वैल्यू आ रही है ना सेल्फ डॉट ये, तो ये आ रहा है हमारा, एक मिनट, ये वाला वैल्यू आ रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हुआ था। तो देख रहे हो फ्लो कैसे जा रहा है, ये कोड यहाँ से उठ के यहाँ गया और फिर ये कोड यहाँ पे असाइन हुआ इस वेरिएबल में और फिर ये वेरिएबल उठ के हमारा यहाँ पे गया। तो इस तरीके से कोड का फ्लो होता है। अगर ये थोड़ा आपको समझ में आएगा तभी अच्छे से मॉड्यूलर कोड लिखने आएगा, ठीक है। तो यही था क्लास और फंक्शन की चीज़ें, ठीक है, सॉरी क्लास की चीज़ें, और क्लास के अंदर फंक्शन लिखी रहती है। तो अगेन इस पर कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ जाएंगे। इसके अंदर देखो ये तो S3 क्लाइंट वेरिएबल एक बन गया और उसके अंदर सेशन डॉट क्लाइंट बना हुआ है S3 का, ठीक है। ये एक कोड लिखने का तरीका है जो कि मतलब ये एक मेथड है जो कि हमें AWS वालों ने दिया है कि ऐसे ऐसे मेरे S3 क्लाइंट को, मतलब मेरे SDK से आप S3 क्लाइंट बना सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पास करनी पड़ेगी, पहले एक्सेस की सीक्रेट की और यहाँ पे क्लाइंट के अंदर S3 पास करनी है और सेशन के अंदर क्लाइंट पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर इस सेशन पे क्लिक करूँगा ना तो सॉरी क्लाइंट के अंदर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये AWS का कोई कोड खुला है। यहाँ पे देखो एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन में ये सारी चीज़ें लेता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखो सारी चीज़ें नन सेट की हुई है, ठीक है। अभी हम ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंट्रोल ऑल्ट मैंने बताया था, कंट्रोल ऑल्ट और लेफ़्ट की वाला प्रेस करोगे, 4 बटन में से लेफ़्ट की, तो ये आपको पीछे ला देगा और राइट वाले बटन को प्रेस करोगे तो आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो हमें पीछे आना था तो हम पीछे आ गए। अब यहाँ पे ये हमारा S3 क्लाइंट प्रोवाइडर जो है उसका एक कहाँ गया main.py, ठीक है। S3 क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर अगर हम AWS एक्सेस की एंड सीक्रेट के पास करते हैं तो वो हमें एक इंस्टेंशिएट करके ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट देगा, इनिशियलाइजर देगा, ठीक है। अब उसका यूज करके फिर हम उसके अंदर के सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर अगेन क्लिक करें तो इसके अंदर की जो फंक्शन है वो गेट क्लाइंट है और गेट क्लाइंट कुछ नहीं करता है, वो कोई भी इनपुट नहीं लेता है, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आ रहा है क्योंकि ये सेम क्लास के अंदर फंक्शन यूज की गई है। तो अगर आपने जैसे क्लास और फंक्शन की वीडियो देख ली होगी, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट में वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S3 क्लाइंट को ये रिटर्न कर रहा है, बस जैसे ही हम इस इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को हमें एक S3 क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं कंट्रोल ऑल्ट लेफ़्ट की से पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें S3 क्लाइंट मिल गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले ये क्लाइंट प्रोवाइडर एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से हमें एक क्लाइंट मिला जब हमने एक गेट क्लाइंट फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। अब ये S3 क्लाइंट हम ऐसा किए क्यों, क्योंकि S3 क्लाइंट देखोगे ना तो बहुत जगह पे यूज होगा, जैसे हमें रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो हर जगह हम इतना बड़ा कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर जाएं तो हमें तो हमें हर बार इतना बड़ा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस हम सिर्फ S3 क्लाइंट का वेरिएबल का यूज करके सारी चीज़ों को कर लेंगे। इसी के लिए हम मॉड्यूलर कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब आप आदत बना लीजिएगा कंट्रोल ऑल्ट लेफ़्ट की से पीछे जाने का और राइट की से आगे जाने का, और अप डाउन से अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें S3 क्लाइंट मिल गया, आप तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखो S3 क्लाइंट के अंदर लिस्ट बकेट करके अगेन एक फंक्शन होता है जो कि हमें बकेट लिस्ट करके देता है। अब यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखो एक लॉगर यूज किया गया है। अब यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लॉगर भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं वो अपने लोकल पे थोड़ी बहुत चीज़ों को देखने के लिए, क्विक देखने के लिए कि हमें हमारा क्या प्रिंट हो रहा है इसके लिए। और लॉगर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जब प्रोडक्शन लेवल के कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे इस लॉगर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे सबसे बड़ा चीज़ तो है कि लॉग को सेग्रीगेट करने का। जैसे हमारा लॉग हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन वाला हो, हमारा डिबग वाला हो, हमारा वार्निंग वाला हो, एरर वाला हो, सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर देता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जैसे देखोगे आगे हमने लॉगर डॉट एरर भी लिख रखा है। और दूसरी चीज़ होगी कि हमें इसको मेंटेन करना मतलब क्या बोल सकते हैं कि
जैसे कि हमारा कब रन हुआ था, क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो जैसे यहाँ पे देखो लॉगर ये लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही आप डायरेक्ट लॉगर यूज करोगे तो आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए भी एक क्लास बनाई हुई है, सॉरी एक फंक्शन बनाई हुई है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, फंक्शन है क्या, नहीं सिर्फ सॉरी नॉर्मल सा एक वेरिएबल है जो कि एक लॉगिंग करके इसमें बना हुआ है। और ये लॉगिंग कहाँ बना हुआ है, तो ये लॉगिंग कॉन्फ़िग देखो ये वाली फाइल है यूटिलिटी के अंदर। तो इसीलिए हम यूटिलिटी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो एक इन जनरल होता है, जैसे S3 क्लाइंट लेना, MySQL का सेशन लेना, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, लॉगिंग जनरेट करना, ये सब जो है ना वो बेसिकली यूटिलिटी है, हर एक जगह पे सेम तरीके से यूज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, लॉगिंग एक फंक्शन है, सॉरी लॉगिंग एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है। अब यहाँ पे देखो लेवल है, ठीक है, यही मैं बता रहा था कि लेवल अलग अलग आप सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स होती है, इन्फो, वार्निंग, एरर एंड डिबग, और भी होता है क्या नहीं पता, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट में ये क्या बता रहा है कि हम आपको एक टाइम देंगे। जब यहाँ पे आप रन करते हो तो रन के अंदर देखे होगे तो यहाँ पे ये टाइम भी दे रहा होता है कि आपका इतने बजे रन हुआ है, और ये इन्फो टाइप का है। तो ये इन्फो कहाँ से आता है, ये लेवल नेम से आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सॉरी यहाँ पे जो थर्ड चीज़ देखोगे वो देखो मैसेज है, ठीक है। तो ये मैसेज हो गया हमारा, ये लेवल नेम हो गया इन्फो, और ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार बार logger.info एक बार हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको लॉगिंग कॉन्फ़िग को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं main.py के अंदर तो देखो यहाँ पे लॉगिंग कॉन्फ़िग को इंपोर्ट किया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से हमें लॉगिंग भी मिल गया। अब ये हम समझ गए कि लॉगर कैसे काम कर रहा है, लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, और लॉगिंग को हम दूसरे फाइल में भी राइट कर सकते हैं। तो राइट करने के बाद वो लॉगिंग हमारा हमेशा के लिए सेव हो जाता है किसी फाइल में, और फिर हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उस फाइल का हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या डिस्कस करी थी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, एक मिनट, अब हम आगे करने वाले हैं लॉगर हो गया। अब हम करने वाले हैं स्टेजिंग टेबल को क्रिएट। तो स्टेजिंग टेबल क्रिएट करना है अगर आपको, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा SQL के अंदर। तो SQL स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी हुई थी, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज के अंदर SQL स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और SQL स्क्रिप्ट के अंदर देखिएगा तो बहुत सारा हमें यहाँ पे टेबल और स्क्रिप्ट दी हुई है। तो ये सारे को अभी हम नहीं रन करेंगे, हम समय समय के साथ रन करेंगे जो जो हमारे काम की होगी। तो देखो प्रोडक्ट स्टेजिंग टेबल, अब पहले इसका पर्पस समझ लेते हैं। प्रोडक्ट स्टेजिंग टेबल का काम ये होता है कि जैसे हम कभी प्रोसेस को रन कर रहे हैं और बीच में फट गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, तो ये वाले टेबल में स्टोर रहती है कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस फेल हुआ, प्रोसेस चल रहा है, इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए एक्टिव और इनएक्टिव रखा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। स्टेटस कैरेक्टर है, वर्कर है जो कि एक कैरेक्टर का है, वो या तो ए होगा या तो आई होगा, ठीक है। तो इसको कैसे रन करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, सिर्फ ये वाले पार्ट को कॉपी कर लिया। और मैंने आप लोग को बताया था जब हमने ये इंस्टॉल किया था MySQL वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना होगा और यहाँ पे देना होगा MySQL-u, U फॉर यूज़र, ठीक है। और हमने हमारा यूज़र का नाम था रूट -p फॉर पासवर्ड, एंड देन एंटर प्रेस करना है। तब आपसे ये पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। अब हमने जैसे ही पासवर्ड डालना है हम कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो शो डेटाबेसेस करेंगे तो हमें अलग अलग डेटाबेस दिखाएगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, शो डेटाबेसेस, ठीक है। ये देखो इतनी सारी डेटाबेसेस हमें दिखा रही है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बन के आती है, कुछ हमने बनाई है। तो देखो यूट्यूब प्रोजेक्ट हमारा ये है डेटाबेस है, तो इसके अंदर हमको जाना है। तो हम क्या करेंगे, यूज एंड देन ये, ठीक है। अब आपको कॉपी करना है ना, तो इस पर डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करने से ये कॉपी हो जाता है टर्मिनल पे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर करेंगे शो टेबल्स, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी टेबल बना लिया है। तो प्रोडक्ट स्टेजिंग टेबल यही टेबल है, आपको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। जो हमारा कोड है ना यहाँ पे, ये कोड को अगेन मैं यहाँ से देखो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम रन करते हैं, ठीक है। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ क्या, ठीक है। इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ये तो अभी हमें एरर देगा, लेकिन आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये बोलेगा कि टेबल आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर के डेटा दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये प्रोडक्ट स्टेजिंग टेबल। तो देखो हम डबल क्लिक करके
डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अगेन राइट क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, हमने बहुत बार डेटा को रन किया हुआ है, तो ये देखो इसमें 120 बार, मतलब प्रोसेस जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, जब आप कोड बना रहा था, तो देखो मैंने खुद ही 120 बार इसको रन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है, मतलब कि ये प्रोसेस बीच में फेल हुआ है। ठीक है, जितने भी प्रोसेस इनएक्टिव हैं वो सारे प्रोसेस बीच में फेल हुए हैं, कुछ प्रोसेस एक्टिव भी होगा, जैसे देखो ये वाले एक्टिव है, मतलब ये पूरा तरीके से सक्सेसफुली पास हो गया था। ठीक है, तो यही पर्पस था हमारा इस टेबल का। अब हमको क्या करना है कि ये वाले टेबल से चेक लगाने होंगे ना, ये तो सिर्फ यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, राइट, तो अब हमें चेक भी लगाना होगा। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम main.py के अंदर आ गए हैं। अब हम देखिए पूरा पेस्ट करते हैं इतनी सारी चीज़ों को। ये वाली फाइल इसीलिए आप लोग को नहीं दी जा रही है क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट का हार्ट है। ठीक है, main.py ही एक ऐसी फाइल है जो कि आपको पूरा चीज़ें करना खुद से सिखाएगा, इसीलिए ये वाली फाइल मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप ही के लिए अच्छा है, भलाई हो रहा है कि वहाँ पे आप सीख रहे हो, खुद से कोड कर रहे हो, तो सारी चीज़ें एरर आ रही है तो उसको भी रिजॉल्व करना सीख रहे हो। यहाँ पे देखो एक एरर हमें आ गया है, उसको हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। पहले हम अपना पर्पस देखते हैं। यहाँ कमेंट करके पर्पस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि चेक इफ़ लोकल डायरेक्टरी हैज़ ऑलरेडी अ फाइल। देखो अब हमने क्या किया था, हमने प्रोसेस में क्या बताया था कि हम S3 से फाइल को डाउनलोड करेंगे अपने लोकल पे, और फिर लोकल से हम अपने फाइल को प्रोसेस करके और वापस S3 पे राइट कर देंगे। तो अगर मान लो कि हमने S3 से डाउनलोड किया, ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद वो बीच में प्रोसेस फेल हो गया, तो वो फाइल डिलीट तो होगी नहीं लोकल पर से, या फिर मूव तो होगी नहीं S3 में, तो फाइल हमारे पास ही पड़ी होगी, राइट। तो हम ये इसीलिए ये चेक करें कि कहीं हमारे पास लोकल पे प्रेजेंट तो नहीं है फाइल। इफ़ फाइल इज़ देयर देन चेक इफ़ द सेम फाइल इज प्रेजेंट इन द स्टेजिंग एरिया। अगर वही सेम फाइल विथ स्टेटस इनएक्टिव प्रेजेंट है हमारे टेबल में, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्स डेटा डॉट CSV एक्टिव है, तो हम तो मान लेंगे कि हाँ भाई ये तो हमारा पास हो गया। लेकिन मान लो कि माई डेटा डॉट CSV है और वो इनएक्टिव स्टेट में है, इसका मतलब कि हमारा प्रोसेस बीच में कहीं ना कहीं फेल हो गया है, क्योंकि अगर वो इनएक्टिव है मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ लेकिन बीच में जाके वो फेल हो गया, और मेरा फाइल भी पड़ा हुआ है तो मतलब कि फाइल भी मूव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे ही आप प्रोसेस नहीं रन कर सकते प्रोडक्शन में। आपको पहले चेक करना है फाइल है कि नहीं, अगर है तो मे बी आप उसको रीरन करना चाहो, या फिर हो सकता है कि आप उसको कोई और डायरेक्टरी में डालना चाहो, इसलिए प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, अब स्टेटस एक्टिव है देन डोंट डिलीट एंड ट्राई रीरन एल्स गिव एन एरर की प्रोसेस नेक्स्ट फाइल। बट हमने ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से चीज़ें रन हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये ध्यान से देख लेना, OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे हम अपने लोकल डायरेक्टरी पे, देखो यहाँ पे config डॉट लोकल डायरेक्टरी आप लोग को सेट करना दिखाया था। अगर मैं इस पर अगेन कंट्रोल करके क्लिक करूँ तो ये हमें बताएगा, ये क्या बता रहा है कि इस लोकेशन पे आपके पास अगर कोई फाइल होगी, ठीक है, इस लोकेशन पे अगर आपके पास कोई फाइल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट से हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लूप में चल रहा ना ये फॉर फाइल इन। अब लूप तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पूरा लिस्ट कंप्रेंशन में लिखा हुआ है कि फॉर फाइल इन OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। तो OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी क्या करेगा कि उस फाइल पाथ पे जाएगा, लोकल डायरेक्टरी पे जाएगा, और इसके अंदर देखेगा कि कितनी फाइल पड़ी हुई है, एक एक करके बार बार रीड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डायनेमिकली हो रहा है, कुछ भी हार्ड कोडिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, वो जाएगा उसके अंदर पढ़ेगा, एक फाइल पढ़ा, दूसरा फाइल पढ़ा, तीसरा फाइल, चौथा फाइल। ठीक है, उसके बाद फाइल पढ़ने के बाद एक एक पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि इफ़ अगर फाइल का जो नाम है, फाइल अगर एंड होता है डॉट CSV के साथ तो हम तो उसको रखेंगे, ठीक है, वरना हम उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, अब OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी जो है ना, वो डायरेक्टरी को भी लिस्ट करता है और फाइल को भी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है, तो फोल्डर को भी लिस्ट करेगा और फाइल को भी। तो फोल्डर का नाम तो डॉट CSV होगा नहीं, सिर्फ फाइल का नाम होगा, और अगर आप रखते हो तो अलग बात है, बट ऐसे इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको फाइल को हम पुल कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये सारे फाइल अपेंड होते जा रहे हैं और यहाँ पे हमें एक CSV फाइल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये CSV फाइल जब मुझे मिल गया, इसका मतलब कि हमारे लोकल पे मान लो 5 CSV फाइल पड़े हुए हैं, तो 5 CSV हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और वो होगा एक हमारा लिस्ट फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि अब देखो हमें MySQL पे, देखो यहाँ पे हमने ऐसे तो रन कर लिया, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसे तो रन नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर रन कर लेके हमें कनेक्टर चाहिए होगा, तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखो गेट MySQL कनेक्शन किया हुआ है, मतलब कि हमें MySQL का एक
कनेक्शन बनाना पड़ेगा और फिर उस कनेक्शन के अंदर से हम अपने इस पूरे जो भी हमारे टेबल्स थे उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप रीड नहीं कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो उसके लिए हमने आपको देखा होगा कि requirement.txt में लास्ट लाइन देखो, MySQL कनेक्टर पाइथन, ये आप लोगों से इंस्टॉल करवाया गया था, वो उसका पर्पस यही था। ठीक है, मैं अगेन कंट्रोल ऑल्ट से पीछे चला जाता हूँ। अब ये देखो MySQL कनेक्शन हमारे पास देखो एरर भी दिखा रहा है और नीचे भी लाइन बना हुआ है अनरिजॉल्व रेफरेंस, मतलब कि MySQL की जो भी कनेक्शन है वो यहाँ पे नहीं बन पा रही। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा MySQL कनेक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो MySQL का सेशन है। ठीक है, MySQL सेशन के अंदर एक फंक्शन है MySQL कनेक्शन जो कि कुछ इनपुट लेता है। हमने अभी के लिए हार्ड कोड कर दिया है क्योंकि हम लोकल पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप हार्ड कोड कर सकते हो या फिर कॉन्फ़िग के अंदर से डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो चलो दोनों ही केस कर सकते हो। आपका अब ये टास्क रहेगा कि आप कॉन्फ़िग से ये सारी वैल्यू उठा के ले आओ कि होस्ट इक्वल टू पहले वहाँ पे डिफाइन कर लो और देन यहाँ पे होस्ट इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट होस्ट, इसी तरीके से यूजर इक्वल टू कॉन्फ़िग डॉट यूजर, ये आपका टास्क है। ठीक है, आपको ऐसे ही अचीव करना है। ठीक है, तो हम आते हैं कंट्रोल ऑल्ट से पीछे और यहाँ पे हम कहाँ पे रखे हुए MySQL सेशन के अंदर, राइट। तो अब हमें देखो अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे सिखाए थे, पिछले दिन सिखाए थे ना, फ्रॉम src डॉट मेन डॉट यूटिलिटी डॉट MySQL सेशन इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे देखो एरर हट गया और यहाँ से भी अगर मैं MySQL कनेक्शन पे ये कंट्रोल प्रेस करके देखूँ तो ये हमें यहाँ पे ला दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो अगर आपको कनेक्शन बनाना है MySQL डेटाबेस के साथ तो आपको ये 4 इनपुट देने ही पड़ेंगे। ठीक है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। तो आपको जैसे पता है कि होस्ट तो हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम लोकल पे कर रहे हैं। यूजर हमारा रूट है, वो भी बता दिया है। और आपको नहीं पता तो हमने पूरा इसका एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया MySQL के लिए। ठीक है, और डेटाबेस में यहाँ पे हम कोई भी डेटाबेस दे सकते हैं क्योंकि बाद में हम जब डेटाबेस को रीड करेंगे तो वहाँ पे डेटाबेस डॉट टेबल करके रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। ये कनेक्शन एक वेरिएबल था जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उसके बाद एक कनेक्शन बनता है और ये कनेक्शन हमें रिटर्न में आ जाता है। ठीक है, तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक कनेक्शन रिटर्न में आएगा। ठीक है, अब हम main.py के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन एक वेरिएबल है जो कि रिटर्न भी कनेक्शन ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जब MySQL में ऐसे ही होता है, MySQL बोलो, ओरेकल बोलो, हर जगह एक कर्सर होता है। ठीक है, वो कर्सर क्या है कि अपने को कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन डॉट कर्सर करके, ज़्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता है, मतलब मैं भी बार बार यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कर्सर बनाना है आपको और कर्सर के अंदर आपको फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो आप जो भी स्टेटमेंट आपके पास है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे पास टोटल CSV फाइल्स आ गई थी। अगर मान लो हमारे पास 5 फाइल है तो 5 CSV फाइल की एक लिस्ट पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया है कि इफ़ CSV फाइल, अगर मान लो कि CSV फाइल हमारे पास है ही नहीं, राइट, अगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा आपका लास्ट टाइम प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो गया था इसलिए यहाँ पे कोई डेटा बचा नहीं है। तो देखो इसका इफ़ यहाँ पे है और एल्स नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो अगेन लॉगर यूज किया गया है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, लॉगर से लॉगिंग हमारा हो जाएगा प्रॉपर। तो लॉगर में क्या बोल रहा है कि लास्ट रन वाज सक्सेसफुल, क्योंकि आपके पास कोई फाइल लोकल डायरेक्टरी पे अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने S3 से फाइल डाउनलोड नहीं की है, ये पुराने वाले प्रोसेस चला हुआ में देख रहे हैं कि कहीं फाइल पड़ी हुई तो नहीं थी। अगर पड़ी हुई रहेगी तब तो दिक्कत है ना हमारे लिए, क्योंकि फिर वो जनरेट नहीं हुआ था, सॉरी वो फाइल डिलीट नहीं हुआ था अपने लोकेशन से, बीच में प्रोसेस फेल हो गया था। तो अब देखो इफ़ CSV फाइल्स, अब यहाँ पे क्या है, CSV फाइल्स हमें कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था कि कितने डॉट CSV से एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इफ़ CSV फाइल्स, अगर CSV फाइल है, मान लो 2 CSV फाइल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोले, फॉर फाइल इन CSV फाइल्स। ठीक है, फॉर फाइल इन CSV फाइल्स लूप चल रहा है। अब दो अगर फाइल है तो 2 बार चलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो टोटल CSV फाइल्स में अपेंड कर दे रहा है। एक टोटल CSV फाइल हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम अपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, सारे CSV फाइल की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी टोटल CSV के अंदर। वैसे हमने किया क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक आपको सही चीज़ सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अगर मान लो कि ये तो मल्टीपल लाइंस में लिखी हुई है एपस्ट्रिंग करके, अगर आपको एक ही कीवर्ड यूज करना है और मल्टीपल लाइन में आपको यूज करना है तो आप ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, स्टेटमेंट इक्वल टू, और आप यहाँ पे ट्रिपल कोट डाल दो। ठीक है, आप ट्रिपल कोट के अंदर आपको जितना एपस्ट्रिंग के अंदर की जो भी वैल्यू लिखनी है वो सेम चीज़ आप लिख सकते हो, बार बार आपको एपस्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जैसे अगर नीचे की कोड लिखी हुई है, जैसे अगर मान लो कि ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं बार बार टाइप क्यों करूँ, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा कोड रीडेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है। बार बार एफ स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा, इसके लिए है, ठीक है। ये हो गया एंड बस इसको अब हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट कर क्या रहा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हम एक कोड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कोड जनरेट कर रहे हैं? सिक्वल पे जाके चेक करने का कि सिक्वल में हमारा कहीं इस फाइल नेम के साथ उसका स्टेटस इनएक्टिव तो नहीं है। स्टेटस इनएक्टिव होगा तो हम बोल देंगे कि फाइल आपका लास्ट प्रोसेस फेल हुआ था, ठीक है। तो उसी के लिए अब यहाँ पे देखो एक चीज़ किया हुआ है, टोटल CSV फाइल 1:1, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर आपका CSV फाइल 2 है तो ऐसे बन रहा होगा ना, abc.csv, xyz.csv, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद कुछ ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट किया गया। अब ये क्यों किया गया वो दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया गया। अब आपको पता है कि ये बोल रहा है कि 1 से लेके -1 तक, मतलब कि लास्ट के कैरेक्टर को हटा दो और फर्स्ट वाले कैरेक्टर को हटा दो, ठीक है। अब ये कैरेक्टर जब हट जाएगा तो ये देखो ये बन जाएगा ये, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि हम कॉमा से, इनके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बहुत सारे पास कर सकते हैं। तो डायनामिकली एक बार में ही हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट चेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2 CSV फाइल थे तो दोनों एक ही बार में चेक हो जाएगा, ना कि हमें 2 बार SQL पे जाके कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइमिंग घट जाएगा कोड के रन होने का। एक ही बार में हम दोनों चीज़ों को रन कर ले रहे हैं। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑप्टिमाइजेशन की गई है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एक बार में रन हो जाएगी और चेक हो जाएगी कि दोनों फाइल की स्टेटस क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि logger.info, यहाँ तो डायनेमिकली क्रिएटेड स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्सर जो बनाए थे ना ऊपर में, ये देखो कर्सर बनाए थे कनेक्शन से, उस कर्सर को अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट करने की होती है अपनी कमांड नहीं फंक्शन, और उसके अंदर हम स्टेटमेंट पास कर दिए, मतलब कि ये सिक्वल की स्टेटमेंट पास कर देंगे तो वहाँ से वो हमारा रन हो जाएगा। अब देखो कर्सर.fetchAll, फेचऑल क्या करेगा कि उस जितना भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आपको ला के देगा इस डेटा वेरिएबल के अंदर। अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ डेटा, मतलब कि अगर डेटा के अंदर कुछ वैल्यू आया, इसका मतलब कि हमारा लास्ट प्रोसेस फेल हुआ था। ऑफ कोर्स हम चेक किए ना कि हमारे पास, हम तो बोले कि पहले हमारे पास फाइल भी था और फाइल में भी इनएक्टिव स्टेटस था, तो इसका मतलब कि हमारा प्रोसेस फेल हुआ था लास्ट टाइम। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी तक हम रन नहीं किए थे तो इसको रन करते हैं, देखते हैं सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो लास्ट रन वाज सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम ना क्या करते हैं कि ये जो लोकेशन है, अब क्योंकि इफ़ पास हुआ, सॉरी एल्स पास हुआ, तो इफ़ को भी तो पास करवा के चेक करना पड़ेगा ना। तो हम एक क्या करते हैं कि डेटा बना देते हैं यहाँ पे। किस लोकेशन पे बनाना है वो आपको पता है क्या? यहाँ पे बनाना होगा, लोकल डायरेक्टरी पे, क्योंकि यहीं से तो फाइल चेक की गई थी, राइट। फाइल फ्रॉम S3 प्रोजेक्ट 1 डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम चलेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि दोनों चीज़ें पास होनी चाहिए। मतलब आप जब भी कोड लिखो ना तो इसी पर्पस के साथ लिखो कि अगर आप डेव में भी कर रहे हो, मतलब डेवलपमेंट में भी कर रहे हो, तो उसी पर्पस के साथ होनी चाहिए। वरना बाद में क्या होता है कि एक हमने इफ़ चेक कर लिया और एल्स कभी चला नहीं, या एल्स चेक हो गया इफ़ कभी चला ही नहीं, तो फिर जाके प्रोडक्शन में कोड फटने लगता है, ठीक है। सॉरी, मुझे फोल्डर नहीं बनाना था, यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल बनाना है, ठीक है। न्यू फाइल बना सकते हैं क्या यहाँ से? तो यहाँ पे देखिए हमने एक एम्प्लॉय फाइल का CSV राइट कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब इसी फोल्डर को वो एक्सेस कर रहा है। तो अब देखना यहाँ पे क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा कि इफ़ के अंदर जाएगा और ये सारी चीज़ों को रन करेगा, ठीक है। अब जब भी जहाँ पे भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप logger.info लगा लो या फिर प्रिंट स्टेटमेंट लगा लो। यहाँ पे इसने क्या बोला, एक मिनट, दूसरे प्रोजेक्ट को रन कर दिए क्या, ये main.py, इसको रन करना है। वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट को रन कर दिया था। क्या बोल रहा है, डायनेमिकली क्रिएटेड स्टेटमेंट, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो इसने इन के अंदर एक डायनेमिकली क्रिएटेड स्टेटमेंट डाला। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इसको डेटा मिलता है, अच्छा इफ़ डेटा, अगर डेटा है, अच्छा एल्स तो हमने किया ही नहीं ना, उसके अंदर तो उसको डेटा ही नहीं मिला होगा। एल्स
यहाँ पे लिख देता हूँ logger.info एंड क्या लिख दूँ, नो रिकॉर्ड मैच। ठीक है, अब प्रिंट होना चाहिए नो रिकॉर्ड मैच। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेटा है ही नहीं तो डेटा का कुछ भी नहीं आएगा। और देखो यहाँ पे हमें दे दिया नो रिकॉर्ड मैच। और यहाँ पे देखो डायनामिकली स्टेटमेंट क्रिएटेड में भी देखो यहाँ पे डायनामिकली स्टेटमेंट क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे भी एक हार्ड कोडिंग मेरे से रह गया, मतलब बहुत जगह पे हार्ड कोडिंग रह गया। जैसे ये देखो db.table नेम, तो ये db.table नेम भी हार्ड कोड नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िग वाली चीज़ लगानी पड़ेगी। तो आप कैसे कॉन्फ़िग लगाओगे, यहाँ पे कर्सर दे दो और सॉरी ओपन करली ब्रैकेट दे दो, कॉन्फ़िग डॉट और जो भी आपका है db नेम जो भी है वो दे दो एंड देन डॉट एंड देन अगेन आपको कॉन्फ़िग डॉट जो भी आपका टेबल नेम है, इस तरीके से आपको देना है। और ये सारे आपके ये चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है कि आपको ये सारी असाइनमेंट करनी है तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैंने तो आपको करके भी दिखा दिया, ऐसे ही करना है क्योंकि ये हार्ड कोडिंग नहीं चलेगी, प्रोडक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मतलब मेरे से गलती से कहीं कहीं पे छूट गया है क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहा था, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, लास्ट में तो छूट गया है। बाकी इसी तरीके से हमने आई थिंक कि आज के जो भी एजेंडा थे वो हमने कवर कर लिया। क्रिएट कनेक्शन कर लिया, स्टेजिंग टेबल क्रिएट कर लिया और कैसे वो कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इफ़ में जा रहा है, कब एल्स में जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज अभी तक हमने बस इतना कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में कि हमें अब ये पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट प्रोसेस फेल हुआ था या नहीं हुआ था। अगर फेल हुआ था तो हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन लॉग करके रखनी है कि आपका लास्ट प्रोसेस फेल हो गया था। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हम कैसे अब S3 से फाइल डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद उसको हम पार्के में राइट करेंगे, अलग अलग पार्टीशन में राइट करेंगे। वहाँ पे सारी स्पार्क की नॉलेज भी अब आगे धीरे धीरे स्पार्क की नॉलेज भी काम आ गई, अभी तक तो पाइथन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।